सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं अपनी इस क्लास में गुप्ता डायनेस्टी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या कुमारगुप्त? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। श्रीगुप्त इज अ करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जो गुप्त साम्राज्य उसका उदय लगभग 30वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आपसे इधर वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब आपने पहले देखा है वो कैसा था, एक संस्थापक था। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक था। इधर आपसे वास्तविक संस्थापक पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि संस्थापक क्या है और वास्तविक संस्थापक क्या है। किसी डायनेस्टी का तो सिर्फ एक ही संस्थापक हो सकता है क्या? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एक होता है संस्थापक, दूसरा होता है वास्तविक संस्थापक। तो आपको मैं एग्जाम्पल के तरीके से बता दूं। जैसे मान लो आप मुगल साम्राज्य को मान लो। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य की जो नींव डाली थी वो किसने डाली थी? वो डाली थी बाबर ने। किसने डाली थी? वो बाबर ने डाली थी। ठीक है, लेकिन जो उसका विस्तार है, किसका? मुगल वंश का जो विस्तार है, ठीक है, जिसको मतलब उसको जो पावरफुल बनाया है, उस वंश को जिसने पावरफुल बनाया है वो कौन था? अकबर था। कौन था वो कौन था? वो अकबर था। कौन था? वो अकबर था। ठीक है, तो जो बाबर है वो क्या होगा? बाबर है, इसने नींव डाली थी वंश की, तो ये हो जाएगा संस्थापक। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संस्थापक। और लेकिन ये अकबर है जो ये हो जाएगा वास्तविक संस्थापक। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? मुगल वंश को क्या किया? बहुत ही पावरफुल बनाया। ठीक है, बहुत ही क्या किया? इसको पावरफुल बनाया। किसको? अपने मतलब वंश को। ठीक है, अपने मुगल वंश को क्या किया? इसने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वास्तविक संस्थापक। जो अखबार है ये हो जाएगा वास्तविक संस्थापक, और जो बाबर है इसने तो नींव डाली थी, तो ये हो जाएगा संस्थापक। उसी प्रकार गुप्ता वंश में आपसे पूछा जा रहा है कि वास्तविक संस्थापक कौन होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ही है जिसने गुप्त वंश को क्या है? गुप्त वंश का एक महान सम्राट था। कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसने ही क्या किया? गुप्त वंश को पावरफुल बनाया है, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट में आपको ये याद रखना है, इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। किसकी? महाराजा धीराज। मैं हाथ से लिख रही हूँ इसलिए राइटिंग सही नहीं आ रही है। तो महाराजा धीराज। ठीक है, महाराजा धीराज की क्या ली थी? इसने उपाधि ली थी। ठीक है, और इसका विवाह किसके साथ हुआ था? इसका विवाह हुआ था लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से के साथ इसका विवाह हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। देखो ये क्वेश्चन आ ही गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, गुप्त काल को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोह युग है गुप्त काल, स्वर्ण युग माना जाता है, मध्य युग या अंधकार युग? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को आपसे पूछा जा रहा है किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है भारत के नेपोलियन से। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। क्यों कहा जाता है? आप लोगों ने नेपोलियन तो आप जानते होंगे कौन था। एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जो कभी भी अपने जीवन में कोई युद्ध हारा नहीं है, कोई भी युद्ध जो है वो हारा नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार जो समुद्रगुप्त था ये भी कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा। जो समुद्रगुप्त था ये भी कभी भी अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा। ठीक है, इसने क्या किया था? इसने आर्यवत के 9 शासकों आर्यवत के 9 शासकों, ठीक है, 9 शासकों और दक्षिणावत के शासक थे उन 12 शासकों को पराजित किया। किसने किया? समुद्रगुप्त ने किया। ठीक है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि ये नेपोलियन की तरह था, क्योंकि कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, समुद्रगुप्त की विजय नीति का विवरण किसमें है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रयाग प्रस्तुति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की है? कालिदास, हरिशेन, विष्णु शर्मा या आर्यभट्ट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की है? हरिशेन ने की है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त के समय कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। समुद्रगुप्त के समय ब्राह्मी लिपि जो थी वो प्रचलन में थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है। इन्हीं के आप लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कि भैया कौन से विक्रमादित्य हैं जिनके इसमें कालिदास जैसे 9 रत्न रहते थे, ठीक है, इनके ही दरबार में रहते थे, वो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है, 9 रत्न रहते हैं। कालिदास हो गए, ठीक है। अच्छा, कालिदास के आप वो बताइए। एक मिनट, कालिदास के आप क्या बताइए? 1 मिनट फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये बताइए लो, कालिदास की आप रचनाएं बताइए कौन कौन सी हैं? तो एक हो गई मेघदूतम इनकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो आपको ये याद रखनी है। मेघदूतम हो गई, ठीक है। कुमार संभवम हो गई इनकी, और कुमार संभवम हो गई, ठीक है। और एक हो गई अभिज्ञान शाकुंतलम भी किन्हीं की पुस्तक है? इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। कालिदास की, इन्हीं की जो विक्रमादित्य हैं, इन्हीं की चंद्रगुप्त द्वितीय है या विक्रमादित्य है, ठीक है। इन्हीं के समय इन्हीं के में 9 रत्न रहते थे, अभी हमने बताया आपको। इधर इस प्रकार देखते हैं, 9 रत्न रहते थे, ठीक है। कौन रहते थे? 9 रत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, क्योंकि इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, ठीक है। इन्होंने ही विक्रमादित्य की क्या ली थी? उपाधि ली थी, और इन्हीं के समय में 9 रत्न रहते थे, ठीक है। जिनमें प्रमुख है आपके एक कालिदास हो गए, एक धन्वंतरी हो गए, ठीक है, और दूसरा हो गया बारहमहर। मैं बोलती जा रही हूँ, इधर नहीं बन रहा है तो मैं बोलती जा रही हूँ कौन कौन। एक कालिदास, एक धन्वंतरी और बारहमहर इनके प्रमुख है, ठीक है। लेकिन वैसे तो 9 रत्न है इनके। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सी चीनी यात्री आया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा फायान। कौन आया था? फायान आया था। कौन आया था? फायान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फायान किस धर्म का अनुयायी था? फायान है वो किस धर्म का अनुयायी था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का क्या था? ये अनुयायी था, ठीक है, बौद्ध धर्म का। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? ठीक है, नाटककार कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभी हमने आपको बताया था कि कौन है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? और सही आंसर हो जाएगा इसका कालिदास जी। एक अभी मैंने इनके बताई थी, मेघदूतम भी बताई थी अभी मैंने इसकी। कौन सी बताई थी? मेघदूतम। और एक कौन बताई थी मैंने? अभिज्ञान शाकुंतलम भी बताई थी। और एक कौन सी बताई थी? जरा आप कमेंट में बताना कि ये कौन सी मैंने आपको पुस्तक बताई थी। इसके बाद देखें आप, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थे, खगोल वैज्ञानिक थे वो, या राजनीतिक थे, या वास्तुकला में से संबंधित थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य की अवधारणा का विकास किस काल में हुआ था? तो सही सीधी सी बात है कि किस काल में हुआ होगा? गुप्त में, ठीक है। इसके बाद देखें, नवरत्न किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? तो हमने अभी बताया है, चंद्रगुप्त किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या रहते थे? 9 रत्न रहते थे। इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। एक इसमें पॉइंट एक ये बनता है कि इन्होंने क्या किया था, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी की सिक्के चलाए थे। किस पर की उन्होंने विजय पाई थी? शकों पर, ठीक है, शकों पर। उसी उपलक्ष्य में उन्होंने क्या चलाए थे? चांदी के सिक्के। क्या चलाए थे उन्होंने? चांदी के सिक्के चलाए थे। किसने? विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में भूमि अनुदान प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्रहार कहा जाता है भूमि अनुदान प्रणाली को गुप्त डायनेस्टी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, गुप्त काल में प्रमुख धर्म कौन सा था? आपसे पूछा जा रहा है गुप्त काल में प्रमुख धर्म कौन सा था, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वैष्णव धर्म गुप्त काल में जो क्या था? प्रचलन में था, ठीक है। और जो विष्णु का जो वाहन है, देखो जो विष्णु का वाहन है गरुड़, विष्णु जी की जो वाहन है गरुड़, ठीक है, ये क्या था? उसका राज्य चिन्ह था। किसका? गुप्त काल का राज्य चिन्ह आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? राज्य चिन्ह था गरुड़,
गरुड़ राज्य चिन्ह था गुप्त काल का, ठीक है। तो प्रमुख धर्म कौन सा था, वैष्णव धर्म था। अगला क्वेश्चन देखें, किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाए, तो सही आंसर इसका हो जाएगा कौन, समुद्रगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई पूछी जा रही है आपसे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन सी। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, शी ग्राम थी, ठीक है। इसके बाद देखें, स्कंदगुप्त ने किससे संघर्ष किया, हूणों से, शक से, पार्थियन से, यूनानियों से, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, हूणों से। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, गुप्त काल में सिक्के मुख्यतः किस धातु के होते थे, तांबे, चांदी, सोने या लोहे के, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सोने के। अगला क्वेश्चन देखें, मेघदूत, अभी बताई थी मैंने मेघदूत किस प्रकार की रचना है, तो मेघदूत अभी मैंने आपको बताई थी कि किसकी रचना है, तो सही आंसर इसका क्या था, कालिदास जी था। अब इधर आपसे पूछ रहा है किस प्रकार की रचना है, मतलब मेघदूत एक नाटक है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, निबंध है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक प्रकार का खंड काव्य है, क्या है, एक प्रकार का खंड काव्य है, ठीक है, खंड काव्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किस काल में हुआ, ठीक है। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो किस काल में हुआ, गुप्त काल में हुआ, ठीक है। किसने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, किसने की थी, तो सही आंसर हो जाएगा इसका कुमार गुप्त, क्या हो जाएगा, कुमार गुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, गुप्त काल की राजभाषा क्या थी, गुप्त काल की जो राजभाषा थी वो क्या थी, पाली, प्राकृतिक थी, संस्कृत थी या भ्रंश थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत थी गुप्त काल की राजभाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में नगरों का पतन किस कारण हुआ, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापार में गिरावट के कारण माना जाता है कि इनके नगरों का पतन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमार गुप्त फर्स्ट ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि किसकी की, तो नालंदा की, ठीक है। नालंदा की ये कहाँ पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है, ठीक है, एक बिहारी 100 पर भारी। अगला क्वेश्चन देखें, गुप्त काल में कर प्रणाली कैसी थी, गुप्त काल में कर प्रणाली कैसी थी, कठोर, अत्यधिक थी, उदार थी या अव्यवस्थित थी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदार थी, ठीक है, इतनी ज़्यादा मतलब गड़बड़ी नहीं थी इसमें। इसके बाद देखें, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, कालिदास, विशाखदत्त, भास, हर्ष, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाखदत्त इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, उज्जैन, प्रयाग, पाटलिपुत्र या कन्नौज, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, महाराजी धीराज की उपाधि किसने धारण की, तो अभी हमने शुरुआत में भी बताया कि किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, किसने की थी, महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। यही क्या है, गुप्त डायनेस्टी का क्या है, वास्तविक संस्थापक है, क्या है ये, वास्तविक संस्थापक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तक्षशिला, नालंदा, कांची या मथुरा, तो सबसे जो प्रमुख केंद्र था वो कहाँ था, क्या था, नालंदा था, नालंदा विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन देखिए, बराहमिहिर किस विषय के विद्वान थे, तो बराहमिहिर अभी मैंने आपको बताया कि विक्रमादित्य की में मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे, ठीक है। तो क्या किससे संबंधित थे ये, आयुर्वेद, ज्योतिष, राजनीति या व्याकरण, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ज्योतिषी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बृहत संहिता के लेखक कौन है, बृहत संहिता की लेखक पूछी जा रहे हैं आपसे, तो सही आंसर हो जाएगा इसका बारहमिहिर बृहत संहिता के लेखक है। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में कौन सा कला रूप विकसित हुआ, गांधार, मथुरा, अमरावती या नागार, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा कला, ठीक है, मथुरा कला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य क्यों कमजोर हुआ, स्कंदगुप्त के बाद जो गुप्त साम्राज्य वो क्यों कमजोर हुआ, इसका आपको कारण बताया, आर्थिक संकट के कारण, हूण आक्रमण के कारण, प्रशासनिक कमजोरी के कारण या सभी के कारण, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है। इस चारों ही इसके क्या थे, तीनों ही इसके क्या थे, मेजर कारण थे किसकी, गुप्ता डायनेस्टी के कमजोर होने का। एक तो आर्थिक संकट, ठीक है, दूसरा हूणों का आक्रमण और तीसरा प्रशासनिक कमजोरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए आप, गुप्त काल में पंचायत प्रणाली को क्या कहा जाता था, जो पंचायत प्रणाली है उसको क्या कहा जाता था,
सभा, समिति, ग्राम सभा या परिषद। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ग्राम सभा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, दस कुमार चरितम। हाँ, दस कुमार चरितम के लेखक कौन है? दंडी, कालिदास, बाणभट्ट या हर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा इसका दंडी। दंडी दस कुमार चरितम के लेखक है। इसके बाद देखें, गुप्त काल में प्रमुख व्यापारिक वस्तु क्या थी? मतलब जो सबसे ज्यादा व्यापार होता था वो किस वस्तु का होता था गुप्त डायनेस्टी में? तो रेशम, मशाली, वस्त्र या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में मूर्ति कला का प्रमुख विषय क्या था? राजा, देवता, पशु या प्रकृति। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, देवता इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण युग की संकल्पना किस कारण से है? राजनीतिक स्थिरता से, कला संस्कृति विकास से, आर्थिक समृद्धि से या सभी से। तो सही आंसर क्या है? स्वर्ण युग की जो संकल्पना है, ठीक है, गुप्त डायनेस्टी में, वो किससे थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक स्थिरता भी थी, कला संस्कृति विकास भी था, आर्थिक समृद्धि भी थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ठीक है, सेना का सर्वोच्च पूछा जा रहा है आपसे। तो महासेनापति, दंडनायक, अमात्य या महाबलाधिकारी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको कहा जाता था महासेनापति। इसके बाद देखिए, गुप्त काल में भूमि माप की इकाई पूछी जा रही है आपसे। गुप्त काल में जो भूमि थी, ठीक है, जो क्षेत्रफल मापा जाता था वो किससे मापा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस गुप्त शासक ने बनवाया था? तो अभी हमने पढ़ा था कि किस गुप्त शासक ने बनवाया था, तो कुमार गुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें, गुप्त काल में चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। अगला देखें, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी कौन हुआ? ठीक है, आपसे उत्तराधिकारी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय कहें या विक्रमादित्य कहें, ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय में आपको याद रखना है कि इन्हीं के समय में क्या रहते थे? 9 रत्न रहते थे। इन्हीं के समय 9 रत्न रहते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त जो है इनके क्या थे? उत्तराधिकारी थे। ठीक है, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में कौन सा धातु ज्ञान विकसित हुआ? जस्ता, लोहा, कांसा या सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का लोह स्तंभ किस काल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? गुप्त डायनेस्टी से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में कौन सा त्योहार लोकप्रिय था? ठीक है, गुप्त काल में कौन सा त्योहार लोकप्रिय था? दीपावली, होली, बसंतोत्सव या सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड, विष्णुगुप्त या बालादित्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? विष्णुगुप्त जो है वो गुप्त डायनेस्टी का लास्ट जो क्या था? रूलर था। ठीक है, इसके बाद देखिए, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।